बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप भी ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे और आपकी बोयती वाला सेगमेंट भी हम 11 बजे शामिल करेंगे। टॉप स्टोरीज़ की तरफ हमने आने आज की खबरें क्या हैं जी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। सबसे पहले आ जाते हैं जी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। गंदम स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए सीएम साहिबा ने मोहलत दे दी है जी, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उसमें उन्होंने ये तमाम अहकाम जारी किए। जाली दूध तैयार करने वाले 10 बड़े नेटवर्क्स पकड़े गए हैं। फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ा क्रैकडाउन प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 3 फेज मीटर तब्दील करने का फैसला। बिजली चोरी, ओवर बिलिंग की रोकथाम इससे की जाएगी। और यूनिवर्सिटीज के तलबा ने क्यों एहतजाज किया, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं भी ब्लू ड्रेस पहन लेती तो आज लगना था जैसे क्लासरूम में यूनिफॉर्म एक जैसा हो गया। वैसे हमेशा इनके कपड़े मैच हो जाते हैं। अभी हम प्रोग्राम से पहले यही डिस्कस कर रहे थे, तो ये अचानक हो जाता है कि प्लानिंग करके। लेकिन ये एक्चुअली बात इस तरह है कि मैं ऑलरेडी प्रोग्राम से पहले भी आपको ये कह रहा था कि मेरी और दुर्रे की केमिस्ट्री जो है वो मैच करती है। चूँकि हम माशाल्लाह तकरीबन 17 साल हो गए हम इकट्ठे हैं और इस इदारे में भी हम इकट्ठे हैं और सेम बीट्स हम करते रहे हैं। कभी मैं दुर्रे की बीट्स करता हूँ, कभी दुर्रे मेरी बीट्स करता रहा है। तो हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक जो है भाइयों वाला है। लेकिन ये हम प्लान करके नहीं करते, क्योंकि आप अभी कह रही थी कि ब्लैक पहनेंगे तो दोनों ब्लैक पहनेंगे, ब्लू पहनेंगे तो दोनों ब्लू पहनेंगे। तो बस ये नहीं, इसमें ऐसे कि मुझे डार्क कलर पसंद है। मेरे पास ब्लैक और ब्लू, नेवी ब्लू और ब्लैक, ये मेरे पास 2 सूट है। और इमरान के पास भी ब्लैक और ब्लू के, नेवी ब्लू के ना। अब ये तो हर कपड़े पहन के आते जा रहे हैं, तो आपने बता दिया 2-2 भाई हम भी कॉन्शियस हैं। जरूरी है कि खवातीन ही भाई, हमने भी स्क्रीन पे आना होता है। होना चाहिए। चले जी खबरों की तरफ आते हैं। गंदम स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए वज़ीर आला की जानिब से 3 दिन की मोहलत दे दी गई है। खासी कंसर्न सीएम साहिबा इस पे नजर आ रही है। इमरान यूनुस, अच्छा, चूंकि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही दुर्रे नायाब पेपर पढ़ रहे थे, तो दुर्रे नायाब यही बात कर रहे थे कि प्रोग्राम में जितनी खबरें ऐड होंगी वो सारी ऐसी ही हैं कि कुछ भी अच्छे की नवीद जो है वो नहीं सुनाई दे रही। तो आज के इस प्रोग्राम में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो हमारी ये चाय है और जो कि बहुत मज़ेदार है। तो बहरहाल अगर हम बात करें गंदम के हवाले से, तो पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये बात की थी कि जो सैलाबी सूरत हाल रही है ना, उससे जो फसलें तबाह हुई हैं, स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ पर गंदम जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, वो इलाके जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। अब उसमें बहैसियत कौम हमारी जिम्मेदारी क्या बनती थी कि उन एरियाज़ में जहाँ पर ऑलरेडी किसी ने गंदम की फसल अगर पहले हासिल कर लिया और उसने स्टोर कर रखी है, तो एक अच्छी कौम के तौर पे हमें क्या करना चाहिए कि हम जो है वो अपने गोडाउन्स और अपनी उन गंदम के मुंह खोल दें उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने खरीदना है, बल्कि उन किसानों के लिए भी जिनका नुकसान हुआ है। क्योंकि उन बेचारों ने भी पूरा साल मेहनत करनी होती है, फिर उसी गंदम को लेकर उन्होंने पूरा साल अपना घर चलाना होता है, उसी गंदम को बेचकर उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने होते हैं। शादी ब्याह जो है वो उन्होंने हमेशा गंदम की कटाई के बाद करने होते हैं। और उसके बाद मार्केट में जो हमने पहले भी बात की कि सैलाब के बाद महंगाई का एक तूफान जो है वो आने वाला है। गवर्नमेंट जो है नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमने मंडे को भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि 8 से 10 गोडाउन जो है वो पकड़े गए हैं, कब्जे में लिए गए हैं, जिन्होंने गंदम ज़ख़ीरा कर रखी थी। तो मेरा पैगाम सबसे पहले तो उन लोगों के लिए ये है जिनके पास गंदम मौजूद है कि खुद अल्लाह ताला आपको हदायत दे और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफा करे। आपको ये करना चाहिए कि किसानों की भी मदद करें और मार्केट में भी प्राइस ऊपर ना जाने दें, गंदम को आप आने दें मार्केट में। फिर होगा क्या, खुदा ना खासा गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, जब महंगाई बढ़ जाएगी, गंदम मिलेगी नहीं, नायाब हो जाएगी। जिस तरह अभी चीनी वो भी नहीं मिल रही, आटा जो है वो भी वैसा हुआ पड़ा है, तो चीज़ें जो है वो इस तरह महंगी होंगी और फिर गवर्नमेंट जो है बाहर से इंपोर्ट करेगी महंगे दामों, और वो सारा बर्डन अवाम पर ही पड़ना है। तो स्पेशली वो लोग जिन्होंने ये गंदम ज़ख़ीरा कर रखी है वो थोड़ा खुदा का खौफ खाएं और रहम करें लोगों पर। अदरवाइज सरकार तो फिर निकाल लेगी ना, सरकार ने तो निकाल लेगा। हर टीएमए को पता है कहाँ गोडाउन्स है, हर पटवारी को पता है कहाँ गोडाउन्स है, हर सरकारी इदारे को पता है कि उसके इलाके में कहाँ गोडाउन है, तो निकाल लेंगे। करने वालों का भी बिल्कुल पता है। दुर्रे नायाब, अच्छा देखें, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो अप्रोच है बड़ी पॉजिटिव है। मैंने इसमें खबर में
बेतहाशा नेगेटिव पहलू हैं। मैं बात करना चाहूँ तो घंटा लग जाए, लेकिन इसमें पॉजिटिव अमर ये है कि अब उन लोगों के गिर्द भी तो बुनियादी कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि पहले वो डिक्लेयर करें कि उनके पास गंदम कितनी है, ताकि हुकूमत इसका तयन करे कि हम कितने अरसे तक रोटी की कीमत बरकरार रखने के लिए मार्केट में आटा सप्लाई करने की क्या बेसिक प्लानिंग कर सकते हैं। फिर दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं, जिसमें मेजर गंदम भी है, हम उसकी जगह अल्टरनेट रिसोर्सेज से कहाँ से बाहर से मंगवा सकते हैं, कितनी हमें रिक्वायर्ड है। वो तभी पता लगेगा जब आपको पता होगा कि हमारी जेब में कितना जो है स्टॉक है। जब आपको बुनियादी स्टॉक पता होगा, फिर आप एक्वायर करने का, बाहर से मार्केट से इंपोर्ट करने का, मंगवाने का आप एक रिस्क ले सकेंगे। ठीक है, अभी आपको तो यही नहीं पता, सब ने ब्लैकेस्ट मार्केट स्टार्ट की हुई है, अंदर जो है गंदम स्टोर करके बैठे हुए हैं, सारे गंदम के गोदाम महकमा खुराक के जो अफसरान हैं वो इनसे मिले हुए हैं। ये चीज़ें तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को खुद इस पर नोटिस लेना ही नहीं चाहिए था। ये रिपोर्ट तो पहले महकमा खुराक के लोग उनके सामने रखते कि मैडम हमारे पास ये मौजूद है गंदम अब तक, और ये इतने दिनों के लिए, इतने महीनों के लिए काफ़ी है, और इसके बाद हमें जो ज़रूरत है वो इतने टन, इतने 1000 टन या इतने लाख मेट्रिक टन गंदम की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अब बुनियादी काम भी अगर एक वज़ीर आला को करना पड़ रहा है तो समझे ये नीचे वाले लोग कितने नाअहल हैं। जो हाँ हमेशा बात करता हूँ, इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और इदारों में बैठे ये जो बाबू है, जो लोगों का खून चूसते हैं, वो बराबर के जिम्मेदार हैं। सबसे खतरनाक और सबसे जालिम ये लोग हैं। अब अगर 3 दिन में ये डिक्लेयर नहीं करवा पाते, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद क्या होगा? आज बुध है, जुमेरात जुमा, बुनियादी तौर पर फिर हफ्ते के दिन तो मेरा ख्याल है कि महकमा खुराक के इन तक हाथ डालना आसान है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल हिंड्रेंस बहुत है। देखें, ये तो आज से नहीं ये काम कर रहे, इन लोगों की तो रविश ही यही है। चीनी माफिया की बात कर लें, इस माफिया की बात कर लें, हर दौर में ये मतलब अपना आप दिखाने से बाज नहीं आते। देखिए, अभी एक गंदम की बात हो रही है, लेकिन हमारे अखबार इस चीज से भरे पड़े हैं कि मार्केट में आटा नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल सही। चीनी नाम की चीज जो है वो गली मोहल्लों तक नापैद कर दी गई ऐसी है। कितना जुल्म की बात है। आप देखें, आप एक बुनियादी चीजें, आप एक तरफ तो बड़ा कहते हैं कि जी हमारा सियासी निज़ाम बड़ा जुल्म जालिम है, हमारे हुक्मरान बहुत जालिम हैं, लेकिन आपके जो अपने सिंगल एफर्ट पे जो करतूत है, अगर वो भी देखी जाए, उसका भी तयन किया जाए, तो हम बजाते एक इंसान, मुसलमान, पाकिस्तानी, शहरी, लाहौरी कितने जालिम हो चुके हैं कि हम अपने ही लोगों पे कितना जुल्म करने का किरदार अदा कर रहे हैं। और क्या ये मामलात ऐसे हैं कि सीएम साहिबा को नोटिस लेना पड़े? मेरा तो बिल्कुल ख्याल नहीं है, पूरी ये तो प्रिएंटिव मेजर है भाई। इसमें तमाम लोग जिम्मेदार है। मैं ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से भी दुरे ने बात कर ली, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी बात कर ली, जो आम लोग हैं ना, जो इस कारोबार से मुंसलिक है, जिनकी बात मैंने पहले की, वो भी बहुत जालिम है। होता क्या है, जब उन्हें पता चलता है कि जी सैलाब आया, फसलें, दालें, सब्जी, हर चीज़ जो है वो नापेद हो गई है, तो उनके पास जो स्टॉक पड़ा है वो उसको महंगा जो है बेचना शुरू कर देंगे। मैं आपको अभी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, क्योंकि मैंने घर में काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स रखे हुए हैं, तो मेरे घर में जो उनका दाना शाना आता है ना, वो इस तरह आता है कि मैं तमाम दालें जो है वो मंगवाता हूँ इकट्ठी, उसके बाद उसे घर आके मैं मिक्स करता हूँ। मुझे कल ही कॉल आई है, गला मंडी की बात कर रहा हूँ, गला मंडी से, उसने मुझे, जिससे मैं लेता हूँ स्टॉक, उसने मुझे कॉल करके ये कहा कि इमरान भाई आपका जो है वो दाना चाना ख़त्म नहीं हुआ अभी। मैंने कहा यार अभी तो बोरियां पड़ी हुई हैं। उसने कहा भाई ये उठा ले मुझसे। मैंने कहा क्यों? कहता जिस रेट पे आप मुझे पिछले महीने आपने मुझसे स्टॉक उठाया है ना, अभी गल्ला मंडी में उससे डबल रेट हो चुका है। मतलब अगर मुझे चीना, वो दाना एक होता है, अगर वो 250 रुपए किलो मैंने पिछले महीने लिया है 250 रुपए किलो के हिसाब से, कहता है इमरान भाई इस वक्त वो 495 रुपए का केजी मार्केट गल्ला मंडी में है। तो आप देखेंगे, तो फिर आप दुकानों पर आएगा तो उसका रेट वहां पर क्या होगा? इमरान में इसमें और कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, उसने एक और उसने एक और बात की, उसने कहा, मैंने कहा ये रेट क्यों बढ़ गया? उसने कहा कि दुकानदारों को नजर आ गया है कि पीछे से अब दालें नहीं आनी, गंदम नहीं आनी, चावल नहीं आना, क्योंकि दाना इन्हीं से बनता है, वो चीजें नहीं आनी, तो जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है अभी भी गल्ला मंडी में, उन्होंने खुद साख्ता महंगाई कर दी है और डालेंगे किसके? सरकार पे। अब यहाँ पे आजे जी फोर्सेस का रोल आ गया दुरेना, पीरा फोर्स। पीरा फोर्स, मैं आपको एक बहुत बड़ी हैरानकुन बात और आपके लिए आने वाली भी एक फिक्रमंदी वाली बात बताता हूँ। लाहौर में पंजाब के दीगर अजला से बहुत सारी अजनास आती हैं, ज़रूरी अजनास जिसकी इमरान जिक्र कर रहा था, सब्जियां, फल वगैरह। मैं इतवार को साहिवाल गया हुआ था, पूरे साहिवाल में टमाटर नहीं मिल रहे थे। अच्छा जी,
टमाटर खत्म हो चुके हैं। यहाँ बहुत महंगा हुआ पड़ा है, महंगा हो गया है। अब पीछे से अगर सप्लाई छोटे शहरों में नहीं है तो मुझे बताएं लाहौर में कैसे होगी आइंदा आने वाले दिनों में। हाँ, वो ज्यादा करीब है। पीछे से सामान रोका जा रहा है, स्टॉकिस्ट जो है वो छोटे छोटे जिलों में बैठ के स्टॉक कर रहे हैं, रेट बढ़ाने के लिए उनको नजर आ रहा है। और पीरा फोर्स की बात आप कर रहे हो तो पीरा तो साहिवाल में भी है, पीरा तो गुजरांवाला में भी है। सीएम साहिबा ने कहा ना कि ये कार्रवाई करेंगे। पीरा तो हर जगह है। अब इनको ये भी पता है महकमा फूड को, इनके अफसरान को, जिला इंतजामिया को, कि वो कौन कौन से गोदाम है जहाँ पे चोरी छुपे स्टॉक किया जाता है। अल्लाह माफ करे, ये सूरत-ए-हाल, सॉरी, ये सूरत-ए-हाल तो मेरी बात कर रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल सिर्फ एक चीज से बेहतर हो सकती है कि अगर ये तमाम तर इख्तियारात जो है ना प्राइस कंट्रोल के और ये गोडाउंस के सीसीडी के जिम्मे दे दिया जाए ना, तो ये सूरत-ए-हाल बेहतर होगा। आप ये क्या चोर डकैत हैं जो आपने सीसीडी के हवाले करने, एक बंदे को ये क्या दहशतगर्द है? आप एक बंदे को नाजायज कत्ल करते हैं, नाहक कत्ल करते हैं, ठीक है, उसके बाद पता लगता है कि उसका जो है वो कला कमा कर दिया गया। आपको अब सोशल मीडिया पे कोई नजर आता है बदमाशी करता हुआ? अब ये जो अजनास गायब करके, मार्केट से खाने पीने की चीजें गायब करके जो लोगों का इस्तेसाल किया जा रहा है, ये छोटा जुर्म है। मैं समझता हूँ ये पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा जुर्म है कि लोगों के मुंह से नवाला छीन रहे हैं आप मुझे बताएं, आपकी जेब में पैसे होंगे, आप ले लेके दर बदर फिर रहे होंगे, आपको खरीदने को चीज नहीं मिलेगी। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी और जुल्म वाली बात है। तो इमरान की बात मुज़ाहिका खेज जरूर है, लेकिन ये बात ठीक है। अब आप इधर आ जाए, हम मामूली चीजों की बात कर रहे हैं और ये वो चीजें हैं जो हर गरीब अमीर ने खानी है, गरीब बेचारे ने रोजाना की बुनियाद पर खरीदनी होती है। आटे के 10 और 20 किलो वाले थैला जो है वो मार्केट में नायाब हो चुका है, बहरान पैदा किया जा रहा है। पैकिंग वाला आटा फरोख्त करने वाली निजी कंपनियों ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। 5 किलो का पैकेट 160 रुपए महंगा कर दिया गया है। जी दोरेना। अच्छा, ये 5% लोगों का मसला नहीं होगा। लाहौर की अगर बात की जाए, हाँ। 5% लोग हैं, वो कहेंगे इमरान आप आजकल बड़े स्मार्ट हैं, लगता है आप ये मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं, आप आजकल वो फलाना कंपनी का आटा खा रहे हैं। अब जो 95% लोग हैं ना, वो गरीब लोग हैं। उनको मैदा मिला आटा मिल जाए, उनको सारा छान बुरा निकाला, जिन बेचारों ने लेना भी आधा किलो लेना है। अब मसला कलेक्टिव है, कलेक्टिव भी मेजोरिटी भी मैक्सिमम मेजोरिटी का मसला है। अब इस पर भी अगर एक्शन ना लिया गया और वो 5-6% लोग बैठ के कहेंगे नहीं नहीं जी बिल्कुल आपको तो नहीं लग रहा महंगाई है, ये तो बड़ी नाजायज बात है। मैं ये समझ रहा हूँ अगर वजीर आला नेक नीति के साथ इस पे एफर्ट कर रही हैं तो वो बहुत बड़ा काम और वो कर भी रही हैं, बहुत बड़ा काम नीचे वाले लोगों से देखना ना कि वो क्या अब चैलेंज उनके लिए नीचे वाले लोग हैं। ये वो माफिया है जो आई एम सॉरी मुझे टीवी पे बैठ के हरामखोरी का लफ्ज़ यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वो हरामखोर माफिया है कि जो खुद तो हराम खा रहा है और लोगों के मुंह से हलाल का नवाला छीन रहा है, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप यकीन माने इतनी परेशानी होती है। ये देखे ना, अब चीनी, वैसे तो हम अब क्या क्या कहें, आप आटा भी कम इस्तेमाल करें, चीनी भी कम इस्तेमाल करें। 5% कहते हैं हम तो फैट हो रहे हैं, हम तो चीनी नहीं खा रहे, हमने व्हाइट चीनी छोड़ दी। ये जो लोग कहते हैं उनके लिए बड़ा आसान है ये भी कहना कि 5% ज्यादा नहीं है। पूरी दुनिया में खुदा की कसम जब भी कोई बहरान आता है ना, तो माजरत के साथ हम दुर्र नयाब ने और मैंने ये कंडीशन देखी हुई है, ये सिचुएशन देखी हुई है कि पूरी दुनिया में चाहे यूरोप है, अमेरिका है या यूके है, वहाँ पर जब रमज़ान आएगा, न्यू ईयर आएगा या किसी भी मज़हब का कोई त्यौहार आएगा ना, तो वो अपने पूरे मुल्क के लिए 70% या 75% ऑफ या 50% ऑफ लगा देते हैं। चाहे रमज़ान है, हमने रमज़ान में भी देखा हुआ है, हमने न्यू ईयर में भी देखा हुआ है, हमने ईद पर भी देखा हुआ है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी या जो मैं अब क्या कहूँ कि ज्यूश है, वो तक मुसलमानों के लिए चीजें जो है सस्ती कर देते हैं कि यार ये हमारे लोग हैं। एक तरफ हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, आपने बता दी टमाटर नायाब है, जो सब्जियां आ रही हैं वो महंगी हैं, उसके अलावा दालें आपने जिक्र कर दिया, गल्ला मंडी में डबल रेट हो चुकी हैं, आटा मार्केट से गायब है, चीनी मार्केट से गायब है, तो यहाँ पर गुजारा किस तरह करेगा आम बंदा? देखिए अब क्या अब शहजाद की खबर ये है कि चीनी भी गायब है, मतलब यूटिलिटी स्टोर को तो आप छोड़ देना भाई, माजरत के साथ यूटिलिटी स्टोर का फायदा क्या करेगा आम मैंने खुद एक बार मैं खुद सामान खरीदने यूटिलिटी स्टोर, मैंने शहजाद खान को कॉल की, मैंने कहा यार वो ना हमने कुछ सबील वगैरह लगानी है तो उसके लिए ना मुझे, उसने कहा यार वो यूटिलिटी स्टोर है आपके पास नदीम शहीद रोड पे इमरान, वहाँ चले जाएं, मैं कॉल कर देता हूँ तो उधर आपको ये होगा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जल्दी थी। मैंने कहा अच्छा, अब यकीन जाने, मैंने कहा कॉल ना करना, मैं वैसे चला जाता हूँ, मैं वैसे गया, अब यकीन जाने वहां पर सूरत हाल ये थी कि वो 1 किलो से ज्यादा तो आपको देंगे नहीं ना, और वो भी उसने कहा, उसने खुद कह दिया, हालांकि मैंने उसको बताया नहीं कि मैं मीडिया से हूँ, उसने मुझे जब मैंने थोड़ा गुस्से से कहा कि भाई मुझे ज्यादा चीनी चाहिए,
उसने कहा भाई हमने आज सिर्फ 10 बंदों को 1-1 केजी चीनी देनी है, लिटरली। मतलब यूटिलिटी स्टोर्स का ये फायदा। अब होगा क्या, आप यकीन जाने, आप फ्लोर मिल की बात कर रही थी, मैंने जब मैं फूड डिपार्टमेंट करता था तब मैंने ये देखा था कि हमारी जो मिलें हैं, खुदा की कसम हमारी हर मिल में मैं कहता हूं कि हजारों लाखों तोड़े अभी भी पड़े होंगे, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि माजरत के साथ वही भाई ने जो बात की कि हम हराम खाने के आदी हो चुके हैं, ठीक है, ज्यादातर बिजनेसमैन हराम खाने के आदी हो चुके हैं, खून उन्होंने गरीबों का चूसना है। क्या करेंगे, मार्केट में देखेंगे कि जी जब तलब ज्यादा हो जाएगी, रसद में कमी है, तो फिर जायद कीमत पर गवर्नमेंट भी कहेगी कि जी सीएम साहिबा क्या के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, इदारों की जिम्मेदारी, वही ना, दालों वाले माफिया को पकड़े, आटे वाले माफिया को पकड़े, चीनी वाले माफिया को हर जगह जाएगी, एक जाके मिल को तो बैठे हुए हैं वो करें। नहीं, अब सवाल ये है ना, अपनी हड्डारामियां छोड़े, वो किधर सीएम साहिबा सबको भेजें। यहाँ तो हर बंदा जो है वो जखीरा अंदोजी कर रहा है, हर बंदा मौके से फायदा उठा रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें मोहसिन नकवी साहब वाला फार्मूला जो है वो काम आएगा। अच्छा, जरा बता दे क्या फार्मूला था? वो फार्मूला ये था कि वो खुद तो बस पे सवार होते थे, लेकिन वो पूरी ब्यूरोक्रेसी को लेके ना सिर्फ वो लाहौर से निकलते थे बल्कि जनूबी पंजाब के आखिर तक जाते थे, उसके बाद निकलते तो अपर पंजाब के आखिर पिंडी तक जाते थे, इधर से निकलते थे तो बॉर्डर तक जाते थे, और वो मल्टीपल जो है ना हर 10-15 दिन बाद वो एक्सरसाइज करते थे। उनके साथ आईजी पंजाब होते थे, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी होते थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को इतना टाइम नहीं होगा कि वो छोटी छोटी जिलों में भी जाएं, लेकिन वो हल्फन कहेंगे कि हम गए तो मोहसिन नकवी साहब के दौर में गए, हम गए तो रुझान भी गए, लिया भी गए, हम गए तो ऊपर अपर जो पंजाब तक, और हम भी गए। मैं भी कभी नहीं गया था, नहीं, और अगर अब तब जा सकते हैं तो अब ऐसा क्या? अब ये फार्मूला ये बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है जा रहे हैं वज़ीर आला, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हमारे सियासी जो लोग हैं वो पहले शहबाज शरीफ साहब जब जाते थे ना, खुद जब वो चीफ मिनिस्टर होते थे, चलें ये गवर्नमेंट मोहसिन साहब को भी छोड़ दें, हाँ। आप अपने चचा शहबाज शरीफ साहब की तरफ उनको फॉलो कर लें, उनको फॉलो कर लें। उस वक्त ये कहा करते थे, इमरान की बहुत पसंदीदा बात, कि ये शोबाजी है, ठीक है। मैं ये कहता था कि भाई शोबाजी है, आप भी करें, उसके असरात फौरन नजर आप भी करें, लेकिन उसके असरात नजर आते हैं। हमने उन इलाकों में, उन गलियों में भी झाड़ू फिरते देखा जहां पूरे साल ना फिरा। सफाई की बात कर लें, डेंगू की बात कर लें, मतलब हमने उन बाजारों में तमाम अजनास मिलती देखी जहाँ शायद पूरे हफ्ते ना मिले क्योंकि दौरे हो रहे थे। सर वो सुबह के टाइम तमाम सहूलत बाजार जो उस टाइम पे इतवार बाजार लगे होते थे, मुझे ये बताएं, आपको डेंगू की कोई टीम, कोई विजिट को नजर आया? बिल्कुल कोई ऐसी प्रेस रिलीज नजर आई है कि डेंगू के खात्मे के लिए कोशिशें जो है वो शुरू कर दी गई? बिल्कुल भी नहीं। जब अल्लाह माफ करे, जब तक हॉस्पिटल से खबरें नहीं आएंगी कि इतने लोग जान बहक हो गए डेंगू की वजह से, तब तक हमारे इदारे अच्छा, आपको तलीमी पॉलिसी नजर आई है कि बच्चों का जो 80-90% लगाने वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कि तालीम अब मुतासिर हो रही है, स्कूल हमारे बंद पड़े हैं, डूबे पड़े हैं हमारे, अब वहां पे बच्चों की तालीमी पॉलिसी क्या होगी? मैं सिर्फ इसको लिंक करना चाहता हूं कि वजीर आला बेचारी कितना को भागेंगी जब आपके वुजरा ही काम नहीं कर रहे हैं। वुजरा क्या है, आपके एजुकेशन मिनिस्टर का है, आपके फूड मिनिस्टर्स का है, आपके हेल्थ मिनिस्टर्स का है, ये काम वजीर आला ने थोड़ी करने हैं। अब वजीर आला ने करने हैं, उसने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, आप एक कमाल दे सकते हैं, उसके बाद आपकी टीम ने जो है वो आगे चल। अब वो मुझे उठा के, इमरान को उठा के, अगर हमारे बॉसेस हमें दफ्तरों से भी उठा के, घरों से उठा के दफ्तर ला के यहाँ तक भी बिठाएं, तो ये काम उनका तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये काम तो हमारा है। चलें जी, फिलहाल अभी तो बहुत सूरत हाल जो है वो बिगड़ी हुई है। अभी अगर आप बिगड़ रही है, हाँ मजीद बिगड़ रही है, इसको रोकना है। और सीएम साहिबा अगर हमें एक्टिव नजर आ रही हैं, तो जब तक उनकी टीम एक्टिव नहीं होगी, समरात अवाम तक नहीं पहुंचेंगे। फिलहाल बहुत बड़ी मुश्किल है जी अवाम के लिए, मैं तो गरीबों के लिए नहीं, अब हर सफ़ेद पोश बंदा भी परेशान नजर आ रहा है। जब आपको हर चीज़ महंगे दामों खरीदनी पड़ती है तो फिर आपकी जेब पे असर होता है इसका। जी हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अभी चीज़ें तो मिल नहीं रही, हमने बात की आटा, चीनी और बुनियादी चीज़ें जो इस्तेमाल करनी है जी, वो दालें सब्जियां महंगी हैं। अब उसके बाद आज जो चीज़ मिल रही है वो आपको कौन सी ठीक मिल रही है? जाली दूध तैयार करने वाले 10 बड़े नेटवर्क पकड़े गए हैं। मतलब जो चीज़ आप पैसे देकर महंगी चीज़ भी खरीद रहे हैं वो भी आप में बीमारियाँ बांट रही है। बीमारियाँ भी कोई छोटी मोटी नहीं, डायरेक्ट आपकी जान को खतरा है। इनमें क्या क्या चीजें मिक्स की जा रही हैं? इमरान। अच्छा जी, देखें, हमेशा जब भी दूध दही का रेट जो है वो ज़िला इंतज़ामिया मुकर्रर करती है,
अब गवाला हजरात जो हैं, जो लोग दूध के कारोबार से मुंसलिक हैं, दूध फरोश जो हैं, वो क्या करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया के साथ बैठते हैं, बैठ के एक रेट जो है वो निकाला जाता है बाहमी मुशावरत के साथ कि जी इस रेट पे हम दही और दूध बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो सरकारी रेट सरकार की जानिब से निकाला जाता है उस पर दूध दही कभी नहीं मिलता, ठीक है। अब गवाले करते क्या हैं कि अगर दूध का रेट जो है 180 रुपये निकाला है गवर्नमेंट ने या 170 रुपये निकाला है, तो पूरे लाहौर में आपको 170-180 में दूध नहीं मिलेगा। मिलावटशुदा भी दूध जो है ना वो भी आपको 190-200 से कम नहीं मिलता। मैं मिलावटशुदा दूध की बात कर रहा हूँ, वैसे दूध 240 रुपये मिल रहा है। अच्छा, जब आप सरकारी निरखों पे दूध नहीं बेच रहे और 240 का या 230 का पर केजी बेच रहे हैं तो आपको खालिस तो देना चाहिए। और अगर आप फिर नहीं देंगे तो फिर फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। और फूड अथॉरिटी तारीख में पहली बार, मेरी जर्नलिज्म जो कि 19-20 साल की है, उसमें मैंने पहली बार देखा है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, आज भी, क्योंकि मैं रोज फूड अथॉरिटी के ऑफिस से गुजरता हूँ, हेड ऑफिस से, बाहर आप यकीन जाने कंटेनर्स के कंटेनर्स खड़े हैं। फूड अथॉरिटी ने क्या हुआ है, कवर भी किया है, हाँ, फूड अथॉरिटी ने क्या किया हुआ है, कंटेनर्स पकड़ के ले आती है, वहां पर ऑन स्पॉट, सुबह मैं देख रहा हूँ वहां पे मशीन लगाई हुई है, उन्होंने वहीं पे दूध चेक करते हैं, जिसका खराब होता है उसका जाया कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फूड अथॉरिटी नाके लगा रही है, पकड़ भी रही है, लेकिन पहले भी मैं ये बात करता हूँ कि लाहौर में जितनी दूध की डिमांड है उतना दूध पैदा हो ही नहीं सकता। तो 10 बड़े नेटवर्क ऐसे तो नहीं पकड़ लिए। अल्लाह आपका भला करे। सबसे खतरनाक सूरत हाल, मैंने मंडे को भी ये बात की थी कि लाहौर के अंदर ही, मैंने शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था लाहौर के अंदर ही ऐसे बेशुमार पॉइंट्स हैं जहां पर दूध बनाया जाता है और वो दूध पानी से नहीं बनाया जाता कि ठीक है जी गाय का दूध है उसमें पानी डाल दिया जाए, वो इतना खतरनाक नहीं होता। यहाँ पे पाउडर डाला जाता है, यहाँ पर पानी को दूध में कन्वर्ट किया जाता है। जी कपड़े धोने वाला पाउडर डाला अल्लाह जाता है, आपका भला करे। मैं फिर मुर्दों को लगाने वाला पाउडर डाला जाता है, पता नहीं क्या क्या खौफनाक खबरें आती हैं जी। मुझे तो फिर सम टाइम क्या होता है, मैं तो दूध वैसे ही नहीं पीती, चाय जो पी लेती हूँ मेरा तो वो भी पीने को नहीं दिल करता। लोगों के लिए, ऐसे लोगों को आपको जो आपके पहले से मौजूद कवानीन है उनको मजीद सख्त करने की जरूरत है। मुझे याद है कैप्टन उस्मान जब डीजी फूड अथॉरिटी थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक समरी तैयार की जो कि भेजी फूड डिपार्टमेंट को, और उन्होंने पंजाब असम्बली में भेजी। वो समरी पता क्या थी? वो समरी ये थी कि अगर कोई मिलावट करता हुआ पाया गया तो जनाब उसको जो फाइन होगा ना वो 1 करोड़ रुपया फाइन होगा। सुने, जो दूध 2 नंबर बेचेगा या दही बेचेगा 1 करोड़ रुपया फाइन होगा और 6 महीने की कैद होगी और नाकाबिले ज़मानत। कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सरकार के अंदर ही जो लोग बैठे हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पता क्या है, इसको नाकाबिले माफी जुर्म करार देना चाहिए, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में ये है, पूरी दुनिया में है। डायरेक्ट आप अपने हाथों से मिलावट करके किसी को जहर पिला रहे हैं, और आपका मजहब कहता है कि मिलावट करने वाला और जखीरा अंदोजी करने वाला हम में से नहीं है, मतलब मुसलमान नहीं है, इंसान नहीं है, और वही चीजें जो है धड़ल्ले से करते हैं। इस मुल्क में जो कौम के लिए और लोगों की फलाह के लिए काम करेगा तो वो नाकाबिले माफी जुर्म होगा। अच्छा, इसकी मिसाल यहीं से मशहूर होने वाली खातून अफसर है फूड अथॉरिटी, सही कह रहे हैं, वो कहाँ गई, उनके साथ क्या हुआ, ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज हैं। सफा हस्ती से किसी ने नामो निशान मिटा दिया उनका। उससे बेहतर फूड अथॉरिटी में अगर किसी ने काम किया है तो वो तो टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी थी जिसमें कैप्टन उस्मान साहब डीजी रहे, बाकी लोग रहे, लेकिन निचले लेवल पर जिसने काम किया, जिसने दिखाया, मैं समझता हूँ उस औरत ने काम किया। लेकिन उसको जो अनटोल्ड स्टोरीज पे अनटोल्ड सजाएं मिली हैं जो हम किसी को ना बता सकते हैं ना बयान कर सकते हैं, और लोगों को पता है, लेकिन अगर मीडिया उस पर ना भी बोले तो लोगों को पता है उसने कहाँ हाथ डाले तो उसको किसकी कहाँ पे सजाएं मिली। तो देखें इस मुल्क में फिर यही होगा ना कि जो बेहतरी की तरफ काम करेगा उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, उसको ऐसा खुदे लाइन लगाया जाएगा कि उसको सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज वो खातून अफसर, उस वक्त इमरान तो फूड अथॉरिटी बहुत ज़ोर शोर से कवर कर रहा था, मैं भी समहाउ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर रहा था, हमारे राब्तों में थी, लेकिन उसके बाद वो हमारे राब्तों में नहीं आई। मेरा ख्याल वो किसी जर्नलिस्ट के राब्तों में नहीं आई, वो ऐसी गुमनामी की जिंदगी में चली गई। तो मैं तो खुद हैरान मना कर दिया गया था, मना कर दिया गया था कि आपने मंजर तो यहाँ पे इमरान साहब मना फिर उनको भी बोले ना, मना उनको भी किया जाए जिनसे 4 लफ्ज अंग्रेजी की नहीं बोले जाते, जो ऐसे ऐसे अफसर हैं सोशल मीडिया पे बैठ के तमाशा बनवा रहे हैं और लोग यकीन कर हंस रहे हैं कि यार इन लोगों ने सीएसएस किया हुआ है, इन लोगों ने कंपटीशन का इम्तिहान दिया हुआ है। एक डीसी साहब बड़े मशहूर हुए हैं ना, मैं नाम तो नहीं लूंगा, पूरी कौम को पता है कि उनसे 1 लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोला गया। और मैंने जब उनकी हिस्ट्री निकलवाई ना, मैंने किसी अफसर से पूछा, मैंने कहा ये कौन साहब है? कहते ये वो साहब है जिनको चीफ सेक्रेटरी साहब जो मौजूदा है, इन्होंने इन पे पाबंदी लगाई थी कि आपने मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देना, अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे नहीं आना, आपने कोई बात नहीं करनी,
तो बस वो आप जिस काम के लिए आए हैं वो वो हंसना करते शुरू हो हैं। गए। मैंने कहा जी क्यों? कहते क्योंकि आज चीफ सेक्रेटरी साहब की पाबंदी उस पर साबित कर रही है कि उन्होंने ठीक पाबंदी लगाई ठीक थी। पाबंदी ठीक है, आज वाकई मैं भी कन्विंस हूँ कि अगर इस बंदे पे बोलने पे पाबंदी लगाई थी तो भाई ठीक लगाई थी। लेकिन ऐसे ऐसे लोग, बट उनका डीसी की सीट पे बैठना तो क्वेश्चन मार्क है ना, इटसेल्फ एक उनका बहुत सीएसएस करना क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान का सुपरलेटिव कंपटीशन पास करना उनका मुश्किल क्वेश्चन तरीन मार्क है। इम्तिहान पास करना। चले मैं वो सब्जेक्ट से हट रहा हूँ, है। लेकिन बात यह है कि चलें फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो अफसर ईमानदारी से काम कर रहे हैं और रियासत को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, रियासत को उनके पीछे माँ की तरह साया देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि चंद एक प्रेशर है तो आप उनको उठा के फेंकें। बहुत ऐसे अफसर हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी से अच्छा काम किया, आज वो गुमनामी में है। फिर नाम लूँगा तो फिर शायद मैं अगले प्रोग्राम में ना आऊँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं गवाह हूँ, इमरान गवाह है कि उन्होंने नेक नीति सा काम किया, लेकिन अगर आज उनको पोस्टिंग भी नहीं मिल रही। वही तो कह रही हूँ, यही रविश रही तो फिर इस तरह का माफिया जो है वो आवाम में आज बीमारियां पोस्टिंग किनको मिल रही है? जो सियासतदानों की गाड़ियां चला रहे हैं, बस। जो उनके बैग उठा रहे हैं, जो उनके आगे पीछे फिर रहे हैं। अब ये एक ट्रेंड इतना दिल दुखाने वाला ट्रेंड है कि हमने और इस ट्रेंड को आम करके दिखा। शुक्र है भाई ने ये नहीं कहा कि जो मैचिंग कपड़े पहन रहे हैं। नहीं, अब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड आप दिखा भी रहे हैं तो फिर लोगों को तो समझ आ रहा है ना सब कुछ देख के। Exactly, खैर ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, बिजली चोरी ओवर बिलिंग की रोकथाम है। 3 फेज मीटर्स तब्दील करने का फैसला किया गया है। उस दिन शाहिद सिपरा साहब के साथ भी खासी डिटेल में इस पर डिस्कशन हुई थी, उन्होंने खासे फायदे भी बता दिए थे। दुर्रे नायाब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। उन्होंने कौन से फायदे बताए थे, हमें भी थोड़े से बता दे ले कि ये ऐसे 3 वैसे फेज। से कि जो अब नए मीटर्स आ रहे हैं अगर वो आप तब्दील हो यकीन जाएंगे। करें इतना हंसेंगे लोग हम पे जो हमें सुन रहे होंगे कि भाई मैं और अना देखिए जी, तो हम अब देखिए फनी, अगर आपने आप फनी सच मौजूद थे उस दिन। हाँ, अच्छा, आपने बिल्कुल। फनी शो बनाना है ना तो मैं फवाइद पे ना मैं भी लंबा चौड़ा प्रोग्राम कर देता हूँ आपके साथ बैठ के। लेकिन नए मीटर लगने से लेस्को के अफसरान की सेहत पे क्या असर है, उन लाइनमैन, उन मीटर रीडर्स की सेहत मीटर पे रीडर क्या का कोई असर रोल नहीं है, रहेगा। उन यूनिट्स का क्या असर है। आपको इजाफी यूनिट नहीं पड़ेंगे। तो आप जो नहीं- जो चीजें हमें शायद अच्छा सिपरा जी, साहब ने बताई आप ऐसे ही है ना, उन्होंने कहा था ओवर चार्जिंग बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाएगी। बिजली चोरी Blessing है नहीं होगी, सर, हो ही नहीं सकता बिजली है। चोरी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? चलो उसने वो एक तरीका बताया कि इसको काउंटर स्ट्रेटेजी क्या बनाई गई है। आपको पता है जब एक बनता है ना वायरस तो उसका एक एंटीवायरस भी बनाया जाता है, वो तो साथ साथ ही है ना जी। तो फिर वायरस आने रुक जाते हैं। एंटीवायरस जब महकमे में आप आपके एंटीवायरस इंस्टॉल कर ले अपने कंप्यूटर में, उसके बाद 10 वायरस और आ जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है। देखें यही होता है, आप एक चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, 10 चोरी की चीजें और आ जाती हैं, 10 तरीकों से फजिंग आ जाती है, 10 तरीकों से ओवर बिलिंग आ जाती है, 10 तरीकों से एक्स्ट्रा यूनिट्स डालना आ जाता है, 10 तरीकों से वो आपको इतना दबा देंगे, आप क्या कर लेंगे। अब आपको पीक आवर्स में उन्होंने वो लगाने का फैसला किया था कि जी अब जो हम ग्रीन मीटर्स हैं जितने भी, हम उनको पीक रेट लगाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, फिर आपकी जो अनजस्टिफाइड स्लैब्स हैं आपने उसका क्या कर लिया, उस पर तो कोई मीटर नहीं लगता है ना जी, ऐसे ही उस पर तो कोई कंप्यूटर नहीं लगता ना। तो जहाँ पे ना इंसाफियों का एक लंबा चौड़ा चैप्टर हो, वहाँ पे एक मशीनी पुर्जा आपकी नीयतों को किस तरह बदल लेगा। मेरा तो सिर्फ एक पॉइंट है कि जब आपकी नीयत ही है कि हमने शहरियों का खून निचोड़ना है, हमने शहरियों की जेबों से उनके दिल गुर्दे फेफड़े बिकवा देने हैं, आपकी जब नीयत ही ये हो तो आप उनको कैसे रोक लेंगे। आप एक छोटा सा मशीनी टुकड़ा ला के आप साबित करते हैं कि ईमानदारी की डगर पे इनको चला लेंगे, इनको नहीं चला सकेंगे। आज FIA के उन अफसरों को जिन्होंने लेस्को के खिलाफ इंक्वायरियां की, आपको पता है वो कहाँ पर हैं? आप पूछें कभी अपने रिपोर्टरों से वो कहाँ गए, उनको मुअत्तल करके कितने खुडे लाइन लगाया गया। आपको इस चीज़ का पता है कि उनके साथ क्या बीती? जिन्होंने ओवर बिलिंग के केसेस किए, जिनके पैसे आवाम के जिन्होंने वापस कराए, जिन्होंने उनके साथ वापस ये हुआ। कराए, उनके साथ क्या हुआ। और वो FIA की इंक्वायरियां क्यों सर्द खानों की तरफ चली गई, उन बेचारों को फिर कितनी ये कीमत हालात उठानी रहेंगे पड़ी। मुल्क के तो फिर क्या होगा। मेरे लिए इतना आई ओपनिंग था कि 5-6 FIA के अफसर जिनको इस चीज़ की कीमत उठाना पड़ी वो कहाँ पर हैं, मुझे नहीं पता था। हैरान कुन सूरत। मैंने जब चेक किया तो मुझे पता लगा कि एक विफाकी वजारत ने प्रेशराइज करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंक्वायरी करा के, बहरहाल जो भी था इंक्वायरी में सच साबित झूठ वो तो उनका मामला, अल्लाह का मामला है, लेकिन उनको साइडलाइन करवाया गया। और अब देखें ना, आपने कितने अरसे से कोई खबर आपने बताई होगी जी कि लेस्को के खिलाफ FIA ने ये एक्शन ले लिया, FIA ने इतने अफसरों को तलब कर लिया, FIA ने इतने जो है वो ओवर बिलिंग पे इतने पे, अब कहाँ पे वो खबरें चली गई भाई, वो कुछ नहीं हो रहा, उनको कीमत उठानी पड़ी है। जुर्म यही था
कि ये क्यों किया गया। दबाव यही था कि लोगों की जेबों में पैसे कैसे भी लेस्को से वापस जा सकते हैं। अभी वो भी मुझे हकीकत का नहीं पता, शायद इमरान को पता हो कि इमरान जो ओवर यूनिट आपकी बिलिंग हुई थी, जो लोगों को पैसे वापस गए थे, वो गए भी कि नहीं गए? बिल्कुल ऐसे है। बात इस तरह है कि जो निगरान दौर में जो है वो इनिशिएटिव लिया गया कि जी पैसे जो हैं जो कि करोड़ों रुपए के यूनिट ज्यादा थे, करोड़ों रुपए नहीं, सॉरी करोड़ों यूनिट ज्यादा थे, अरबों रुपए की ओवर बिलिंग। हाँ जी। और वो ये था कि जब जैसे ही निगरान दौर खत्म हुआ और सारी चीजें जीरो पर आई और उसके बाद दोबारा से वो करोड़ों यूनिट जो है दोबारा से अवाम को डाल दिए गए। अब बात इस तरह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है या वफाकी इदारा है, वो ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने 3,50,000 बिजली के मीटर जो कि AMI मीटर्स हैं, इनकी लागत जो है ना वो अरबों रुपए से खरीदे गए हैं। अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है, अरबों रुपए से ये 3,50,000 लगा के भी जो आपको नतीजे चाहिए वो ना मिले। ये इसलिए नहीं खरीदे गए कि आपने अवाम को सहूलत देनी है। अगर आपने अवाम को सहूलत देनी हो ना, तो सबसे पहले जो गरीब आदमी पे वफाकी हुकूमत का जुल्म है, ये प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी, आप इसको खत्म करते। लेकिन आपने क्यों? अगर आपने अवाम को सहूलत देनी होती तो आप उनको सहूलत देते कि आप हर गरीब को कहते कि ये ले जी, हम इंस्टॉलमेंट पे आपको सोलर दे रहे हैं, आप अपने घर पे सोलर लगाएं। अगर आपने सहूलत देनी होती तो जिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सोलर लगाया, आप उसको परेशानी में मुब्तला ना करते। आप उनको ग्रीन मीटर जो कि 40,000 का, आप 1.5 लाख रुपए में उनको लगा के दे रहे हैं, और फिर आप उनको कभी ये कहते हैं कि जी आपका ट्रांसफार्मर ये नहीं उठाएगा, लोड ये नहीं करेगा। मसाइल तो आप खुद पैदा कर रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। रही बात ये, मैंने शाहिद सिप्रा से भी यही बात की थी। मैंने कहा शाहिद सिप्रा साहब, आप भी यहीं बैठे हैं, मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप ये कहते हैं कि जी इससे बिजली चोरी रुकेगी, इससे ओवर बिलिंग रुकेगी, आने दे ये मीटर, आने दे ये सिस्टम। मैंने कहा अगर ओवर बिलिंग और ओवर चार्जिंग रुक गई और बिजली चोरी रुक गई, क्योंकि बिजली चोरी कराता कौन है? इनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो करवाते हैं, वो और ओवर बिलिंग। अच्छा चले, मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरे घर में जो है वो 2 मीटर लगे हुए हैं। 1 मीटर पे बिल आया और उस पे तस्वीर पे यूनिट्स और जो मुझे डाले गए वो यूनिट और वो यूनिट जो है वो इजाफी 250 यूनिट मुझे एक्स्ट्रा डाला गया। जब मैंने मैंने देख लिया पिक्चर, मैंने कहा यार मैं रीडिंग तो देख लूं, रीडिंग देखी पिक्चर पे और ऊपर और अगर मैं वैसे ही पे कर देता, पता नहीं कितने लोग होंगे जो बेचारे पे करते होंगे। मैंने कहा मेरे इतने है ही नहीं भाई। तो मैं दर हकीकत वो वाकई हम सैलरी बेस्ड बंदे हैं, तो मैंने तो चेक किया, तो मैं गया तो कहता जी वो कोई नहीं, छोटी सी गलती है हो जाती है। मैंने कहा खुदा का खौफ खाए, हम तो मुझे ओवर बिलिंग कर रहे हैं, के लिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। आप एक सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर मजीद जहमत बन जाए। तो आप टैक्स आपके पैसे से जाता है, मेरे से जाता है, इमरान से जाता है, पूरी कौम से जाता है, ठीक है। ये जो करोड़ों यूनिट्स महाना फ्री बांटते हैं, लेस्को के अफसरान को, वापडा के अफसरान को, शुरफा को, उमरा को, तो मुझे उसका तो हिसाब पता है ना। उनको तो सर बिजली के रेट भी नहीं पता ना क्या है, उनको तो पता भी नहीं। उनको तो मुफ्त 1000 यूनिट फ्री है, 1000 यूनिट्स हैं यार, और पे आप और मैं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। और जो सबसे नीचे जो गेट कीपर भी है ना, जो गेट कीपर है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है परमानेंट लेस्को में, 500-500 यूनिट तो उसको फ्री है। अब अपने नए मीटरों को लॉलीपॉप दे दिए, और जो चोर रस्ते 1000 हमने गिना दिए, ये ऐसे खरीदे गए हैं, वो नहीं बताते। ये प्रोजेक्ट ऐसे मुकम्मल हुआ है क्यों? क्योंकि अरबों रुपया इन्वॉल्व है। अब आवाम ये समझ ले कि उनके लिए सहूलत आ रही है, चलें जी ओवर बिलिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। यहाँ बड़े बिजली चोर जो हैं उनके लिए जिनसे लाखों रुपए मंथलियां लगी, जिन्होंने कुंडे डाले, बेचारा लाखों रुपए मंथलियां ले रहे हैं। वो फैक्ट्री वाला, मैं हकीकत बताने लगा, वो फैक्ट्री वाला जो बेचारा बिजली वाकई सही यूज कर रहा है, बिजली चोरी नहीं कर रहा, उसको अगर इजाफी यूनिट डाल दिए गए हैं, वो इजाफी यूनिट जो उसके पीछे जो आबादी है वो बिजली चोरी कर रही है, उसके यूनिट उसको डाल दिए गए हैं, वो अपना बिल ठीक करवाने जा रहा है, 6-6 लाख रुपया तो उससे रिश्वत मांगी जा रही है बिल ठीक करने की, कि भाई बिल ठीक कर देते हैं, और कोई गारंटी नहीं वो ठीक भी हो जाए, कोई पता नहीं अगली बार वो लग के दोबारा आ जाए। आके क्या रोल अदा करेंगे ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा, और यहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में इजाफे समेत दीगर मुतालिबात हैं। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ऊपर तालीमी एमरजेंसी की बात हो रही है, एजुकेशन के हालात क्या हैं वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। इमरान यूनुस, देखिए जी, बिल्कुल बात वही है कि फीसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चाहे वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। दोनों यूनिवर्सिटियों ने अपनी फ़ीसें जो हैं बहुत ज़्यादा कर दी हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है नो डाउट स्कॉलरशिप शुरू कर रखे हैं, मुख्तलिफ सहूलियात दी जा रही हैं उन स्टूडेंट्स को जो ज़हीन हैं या मुस्तहिक हैं।
अच्छा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे जो सरकारी मोस्टली सरकारी स्कूलों में पढ़ के या सरकारी कॉलेजेस से तालीम हासिल करने के बाद अपनी मदद के तहत जो है वो यूनिवर्सिटियों तक पहुंचते हैं और वो बेचारे अप टू द मार्क नहीं होते और कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, वो बेचारे फिर पिसते हैं जिनके पेरेंट्स जो है भारी फीसें जो है वो नहीं दे सकते। हम ये भी बात कर रहे थे ब्रेक में कि मुख्तलिफ सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें दाखिले बार बार खोले जा रहे हैं, हर महीने ओपन किए जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनमें जो दाखिला की सीट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद सिलेबस का भी इशू है, आउटडेटेड सिलेबस है, पुराने सिलेबस हैं और फिर नौजवान जो हैं वो क्यों ना फिर प्रोटेस्ट पे आए। ऑब्वियसली जो मुश्किल से पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर रहे हैं या स्टडी के साथ नौकरियां भी कर रहे हैं और फिर सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि जब भी कोई डिग्री लेकर बाहर आता है मार्केट में जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ा मसला आप हमारे शोबे को ले लें कि हर यूनिवर्सिटी जो है वो हर 3 महीने बाद एक बैच निकालती है और अगर सिर्फ लाहौर शहर में बात की जाए तो सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के, मैंने एक स्टोरी भी इस पर की थी कि सरकारी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स मिला के कोई लाखों में स्टूडेंट्स जो हैं वो हर 3 या 4 महीने बाद मार्केट में आ रहे हैं। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अब उनको फील्ड में जॉब ही अवेलेबल नहीं है, वो फिर क्या, अल्लाह माफ करे, वो फिर क्या बनेंगे? वो ऐसे ही बनेंगे कि वो यूट्यूबर्स बन जाएंगे। वो फिर गलत इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब चैनल्स बना के वहाँ पर शेयर करेंगे, सोशल मीडिया पर ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे जिससे पता चलेगा कि यार ये तो जर्नलिज्म का अली बे इनको नहीं आता और जर्नलिज्म बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये जर्नलिज्म का, फिर मजाक बनता है। तो ये गवर्नमेंट को इस चीज़ों की तरफ देखना चाहिए कि जो फीसिस में होशरबा इजाफा हो रहा है इस चीज़ों को कंट्रोल करें। स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन को भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि दुनिया चेंज हो रही है। दुनिया अब हाथ से काम करने वाले स्किल्स की तरफ जा रही है। दुनिया वो उन चीज़ों की तरफ जा रही है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में बढ़ती हुई डिमांड आपके इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, डेंटर्स, वेल्डर्स, मैं अब इंटरनेशनली भी जो उसी में है कि हमारा बच्चा ये काम करेगा। हमारा बच्चा जो है ना उसने पता नहीं कितना जाके जो मैथ्स कम्युनिकेशन में पता नहीं MS कर लिया, बच्चे ने जाके जी पता नहीं कौन सा जाके डिग्री ले ली केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस में, उनकी जगह नहीं है। अब आपको हाथ से हुनर करने की जगह आपको बच्चों को हुनर, और वो कभी मार भी नहीं खाएगा जी आपका बच्चा। आप ये मत समझे कि आपके बच्चे को आपने ख्वाब से डालिए डॉक्टर बनाने, तो आप अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ बेहतर सोचना चाहते हैं तो स्किल्स इस टाइम सबसे बड़ी डिमांड है पूरी दुनिया में। थैंक यू सो मच जी। हम हेडलाइंस के बाद आएंगे।